शुभकामनाएं आप लोगों को भी। ये पोस्टर बता रहा। वह बात करें देश की आजादी में जिन शहीदों की भूमिका रही हमें आजाद कराने में। जी आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। और आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे जो बताएंगे उनके कई राज और कई बातें, जैसा कि आज हम आपको लेकर आए हैं चंद्रशेखर आजाद जी के पोते। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से जो तिरंगा झंडा हमने आपको दिखाया वो चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित कुमार आजाद के वहाँ का था। और जिस तरह से आज अंबेडकर नगर से अमित कुमार जी से कई समाज सेवक मिलने आए। हमारे साथ इस वक्त है शैलेंद्र मिश्रा जी, जो कि समाज सेवक हैं। आइए जानते हैं कि अमित कुमार आजाद जी से आखिर क्यों प्रभावित हुए, क्या चंद्रशेखर आजाद के वो पोते थे, ये बात थी, या कोई और खास वजह रही? क्या वजह रही जो अमित कुमार जी से अंबेडकर नगर से मुलाकात? विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपको और देश के सभी देखने वाले सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और जहाँ तक रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो पूरे भारत में कौन ऐसा है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को ना जानता हो। और हमें गर्व की बात है कि जिन बचपन में जिनको हमने किताबों में पढ़ा है, आज उन्हीं के परिवार से हमें लाइव मिलने का मौका मिला। इसके लिए हम आपका और श्री अमित आज़ाद जी का धन्यवाद देते हैं। और रही बात अमित आज़ाद जी से, तो अमित आज़ाद जी जो कि सोशलिस्टिक हैं, सामाजिक वर्किंग करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, प्लस एक HRA संगठन चलाते हैं। और जिसमें शहीद परिवारों के प्रति इनकी जो संवेदनाएं हैं, शहीदों के प्रति जो इनका आपका सम्मान है, उन सब चीज़ों को देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि श्री अमित आज़ाद जी के साथ हम भी काम करें और आगे करते रहें। मतलब HRA में जुड़ने का अब आपने मन बना लिया? जी बिल्कुल। तो इसी वजह से शिष्टाचार भेज दिए? जी बिल्कुल। श्री अमित भैया से हमने इसके लिए समय लिया था और उन्होंने हमारी बातों को रखा और साथ में इन्होंने मुझे समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी से आखिर कोई एक खास वजह बताइए जिससे आप प्रभावित? ऑलरेडी कोई आप खास वजह एक पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसी अनगिनत वजह है श्री चंद्रशेखर जी से को फॉलो करने की। आज ऐसा है कि हमारे शहीद परिवार जैसे सरदार भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, आप स्पेशली चंद्रशेखर जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी से नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा देश प्रभावित है, आज की युवा जनरेशन प्रभावित है। और चंद्रशेखर जी हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी। अभी हम आपको मिलाएंगे अमित कुमार आजाद से और जानेंगे कुछ खास बात उनके इस आर्मी की। मैं आजाद हूं, जिस तरह से ये नारा आपने हमेशा से सुनते चले आए होंगे। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और जिस तरह से देश को आजादी दिलाने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक अहम भूमिका रही है, तो उसी तरह से आज हम खास बातचीत करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, जिन्होंने क्रांतिकारी रूप धारण कर और कई क्रांतिकारी साथियों के साथ देश को आजादी दिलाई। नमस्कार। और अब हम आपको मिलाने वाले हैं उनके पोते अमित कुमार आजाद से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से एक संगठन चला रहे हैं। और ये संगठन काफी पुराना है। अभी उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उस सोच के लोग हैं वो इस संस्था में कैसे जुड़ते हैं। अभी जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे अपनी आर्मी के बारे में और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में? सर्वप्रथम तो मैं पत्रकारिता जगत को नमन करूंगा और सभी दर्शकों को भी नमन करना चाहूंगा। एक बार सादर वंदे मातरम है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बहुत ही क्रांतिकारी युवा मुझसे मिलने आए हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी। और उनके बड़े भाई साहब रविंद्र जी यहाँ पर आए हैं लखनऊ में। आज ज़रूरत है ऐसे क्रांतिकारी युवाओं की इस देश में, क्योंकि हर समय की अपनी एक मांग होती है। जब हमारा देश गुलाम था तब जो मांग थी वो थी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी की। और आज की मांग है उस तरह के क्रांतिकारी युवा हमारे देश में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देश, चाहे वो लोकतंत्र रूप से, जो लोकतंत्र हमारा ढांचा है, उस पर सवालिया निशान लगते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं जो भी आज कुर्ता पैजामा और सदरी पहनता है उसको कि ये तो नेता है व्यक्ति। आप मुझे भी कहते हैं आप क्यों ये सदरी कुर्ता पैजामा क्यों पहनते हैं।
मैं उन सबसे कहता हूं कि देखिए, जब शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए तो वहां पर भी उन्होंने एक सदरी कुर्ता पैजामा ही पहना हुआ था। तो क्या वो नेता थे? नहीं थे। इसलिए मैं भी उसी सदरी कुर्ता पैजामा को पहनता हूं और मैं इस देश को ये दिखाता रहा हूं, दिखाऊंगा कि इसमें रहकर भी एक देशभक्त बना जा सकता है और एक सामान्य सा व्यक्ति भी देशभक्त बन सकता है। जरूरी नहीं है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं आज के, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक लोकतंत्र सेनानी थे। एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा फेंक दिया कि मैं इसमें नहीं रह सकता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी लोकतंत्र के हिस्से थे। एक वोट नहीं खरीदने से उनकी पूरी सरकार गिर गई थी, पर उन्होंने कहा था यदि एक वोट खरीद करके मैं सरकार बनाऊं तो ऐसी सरकार को मैं, आप कहीं भी सुन सकते हैं, उंगली से और चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र सेनानियों की बात करें तो एक आदर्श बना करके गए। तो कहीं ना कहीं रूप से हमें सर्वप्रथम जो आज करना है वो अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उसको एक आदर्श के रूप में स्थापित करना। ये खास बात जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका गठन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? आज भी ये आर्मी चल रही है। मैं आपको सर्वप्रथम बताऊंगा, HRA जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका संपूर्ण जो अर्थ निकलेगा वो आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये सचिन नाथ सान्याल और परमेश चटर्जी क्रांतिकारी थे। उन्होंने सर्वप्रथम बनाई थी बंगाल के अंदर, और जब बंगाल में ये बनी थी इसका नाम था अनुशीलन समिति। और बाद में जब ये उत्तर प्रदेश में आई, हमारे उत्तर भारत में, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उनसे मिले और उन्होंने कहा यहाँ पर ये इसका नाम कुछ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी शब्द चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जोड़ा इसमें 1900 के दशक में, और ये बनकर हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। चूँकि बाद में इसमें एसोसिएशन भी जुड़ा, आर्मी हट गया। मैं बता दूं आपको, आर्मी इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही जोड़ा था। उसके बाद हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का इसमें आगमन हुआ और उन्होंने इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। तब ये हो गया HSRA, क्योंकि भगत सिंह जी बहुत सामाजिक विचारधारा के, सोशलिस्ट विचारधारा के थे, इसलिए उन्होंने इसको HSRA कर दिया। और सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको, जब भगत सिंह जी इस संगठन में नहीं आए थे, उन्होंने इसमें HSRA सोशलिस्ट नहीं जोड़ा था, तब ये थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। कभी भी आप लोग काकोरी कांड जहां पर हुआ है, काकोरी एक जगह है हरदोई रोड पर, वहां जाएं आप, तो वहां आज भी आप लिखा देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा किया गया हुआ कांड काकोरी कांड। वहां पर एसोसिएशन नहीं लिखा है, वहां पर आर्मी लिखा है। तो यही वो संगठन था जिसमें कि 14 क्रांतिकारियों, 14 से 16-17 क्रांतिकारियों ने मिलकर के देश के एक ऐसे ऐतिहासिक, उसे तो वैसे कांड कहा जाता है पर हम लोग उसको सुनहरा अध्याय कहते हैं कि हमारे लिए कांड नहीं, उनके लिए कांड था। तो हमारे शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में एक योजना बनी और उन्होंने कहा हम अंग्रेजों को, पहले अशफाक उल्लाह जी भी नाराज थे कि ये लूटपाट जैसा काम हम नहीं करेंगे, पर इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत थी उसको ये दिखाना कि देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और वही हुआ। उन्होंने ट्रेन रोकी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गार्ड के डिब्बे पर जा करके उसको पिस्टल दिखा करके चाबी मांगी, वो सारा वाकया हुआ। उसके बाद अंग्रेजी सरकार इतनी बुरी तरह से हिल गई थी कि महात्मा गांधी से उन्होंने पूछा कि आप तो अहिंसावादी हैं, तो आप आपके ये भारतवासी क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं? तब महात्मा गांधी जी का यही जवाब था कि जो कि कहीं ना कहीं पीड़ा के रूप में शहीदों के दिल में उतरा। उन्होंने कहा देखिए ये कुछ युवक हैं जिनके मस्तिष्क में क्या चल रहा मैं नहीं जानता, मेरा रास्ता अलग है, इनके रास्ते अलग हैं। और कहीं ना कहीं से उसी दिन इस चीज की भी नींव पड़ी थी कि नरम दल और गरम दल बन गया था। और क्रांतिकारी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी थे वो क्रांतिकारी इस तरह के थे कि जब 14 साल की उम्र में उनके वेद पढ़ रहे थे तो उन्होंने, जब नारे लग रहे थे तो जितने वेद पढ़ते थे वो कहते थे महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐसा नहीं था कि क्रांतिकारी शुरू से ही महात्मा गांधी जी के विपक्ष में थे, नहीं। कुछ वाक्य और कुछ कांड ऐसे हुए जैसे काकोरी कांड के समय, तभी उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने ऐसा शब्द बोला था कि ये सिर्फ युवक हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना। वहीं से इनकी राहें अलग हो गई थी और विभिन्न रूप से
इस देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका शहीदों चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी की रही, वो शायद मैं मानता हूँ कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अहिंसा से देश को आज़ादी मिली, पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी की पिस्टल से निकली हुई गोली भी बेकार नहीं गई थी। तो आजाद जी, मैं कुछ तस्वीरें हैं चंद्रशेखर आजाद जी की जो अक्सर देखी जाती हैं, वायरल होती हैं। कुछ तस्वीरें हमारे सामने भी हैं। हम इन तस्वीरों का सच जानना चाहेंगे। जैसे कि एक तस्वीर है जो हर कैलेंडर, हर जगह में देखने को मिलती है, तो इस तस्वीर के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। इस तस्वीर, शायद ये तस्वीर ओरिजिनल है। ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हुए हैं जी। ये तस्वीर मास्टर रुद्र नारायण सिंह एक पत्रकार थे झांसी में जी। वहां पर उन्होंने खींची थी जब चंद्रशेखर आजाद जी काकोरी कांड की फरारी काट रहे थे उनके घर पर। जब वो नहा करके निकले बाथरूम से, उन्होंने कहा हम एक चित्र लें, क्योंकि मास्टर साहब पेशे से पत्रकार थे, उनके पास कैमरा होना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय पे। तो उन्होंने कहा था हम एक चित्र लेना चाहते हैं आपका। तब ये चंद्रशेखर आजाद जी नहा करके निकले और इसमें आप देख सकते हैं पिस्टल यहाँ कमर में नहीं लगा हुआ, यहाँ पर एक स्टूल टेबल है सीमेंट का बना हुआ, उस पर रखा हुआ है। तो ये तो वहां की चित्र हो गई। और दूसरा चित्र मैं एक और आपको दिखाना चाहूंगा जो कि अक्सर लोग फेसबुक पर एक अफवाह के रूप में डालते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें मास्टर रुद्र नारायण जी की पत्नी है, ये भी उन्हीं मास्टर साहब के झांसी की फोटो है। पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। मास्टर साहब ने चंद्रशेखर आजाद जी से विनम्र आग्रह किया कि आप कृपया हमारे परिवार के साथ एक फोटो लें, चित्र दें, क्योंकि आपका चित्र कोई शायद मुश्किल है, आप आजाद हो, कोई नहीं देख पाएगा। तब ये चित्र उनके साथ, ये मास्टर रुद्र नारायण जी का परिवार है, न कि चंद्रशेखर आजाद जी का परिवार। कई लोग ऐसा डालते हैं अक्सर, तो मैं बता दूं आपको। तो ये जो 2 चित्र हैं, ये हमें उनकी बदौलत ही प्राप्त हुए और जो कि आज भी चर्चा में चलते रहते हैं। एक चित्र में ये आप मुझे एक चित्र देना उठा करके, मैं दिखाऊं आपको। ये जो चित्र हमारी स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे होंगे, ये चंद्रशेखर आजाद जी की असली तस्वीर है। और खास बात यह है कि हम आपको इनसे रूबरू भी करवाना चाहते थे और उनके बारे में कुछ विशेष बात करवाना चाहते थे। अमित जी से एक सवाल है कि जहां आजादी की बात करें, हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, तो क्या लगता है आज के समय में हम आजाद हो पाए हैं? जी देखिए, लोकतांत्रिक आजादी तो हमें मिल चुकी है, पर कहीं न कहीं हम गुलाम हैं जी। जो अंग्रेज तो चले गए यहाँ से, पर उनकी कहीं ना कहीं हम भाषा के गुलाम हैं, पर कहीं ना कहीं हम जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ चली आ रही है, हम उनके गुलाम हैं। जो हमारे देश, जैसे आपने पूछा कि हम आज़ाद हैं, तो हम सिर्फ उन चीज़ों से आज़ाद नहीं, वास्तव में तो हम आज़ाद हैं। जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, हम आज़ाद हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि हम आज़ाद नहीं, पर हम कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिक गुलामी है ना, वो पाश्चात्य देशों की आज हम गुलामी कर रहे हैं। हम ये जो नशा, ये जो हुक्का बार, आज आपको मैं बता दूं, जो टीनेजर अभी हैं वो हुक्का बार में जा रहे हैं, आज ये क्या है? ये मानसिक गुलामी है जो विदेश से हमारे यहाँ आ रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे हैं वो जो देश, ये भी मानसिक गुलामी है। जो हमारा देश 1,96,08,53,119 वर्ष पुरानी संस्कृति का संवाहक था, वो देश आज कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति में वो डूबता चला जा रहा है। हमारे युवा आज उस संस्कृति को उड़ने में लगे हुए हैं। मैं देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं अपने देश की कभी भी कुछ गलत नहीं अपने देश के बारे में बोलता हूं, क्योंकि हमेशा मैं चाहता हूं कि हम सकारात्मक बात करें। पर जहां पर गलतियां हैं, जब तक हम वो भी नहीं उठाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि क्रांतिकारी भी थे, देश अच्छा चल रहा था, गुलाम था, पर उन्होंने ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने कदम उठाया और देश आज़ाद हुआ। तो कहने का मतलब है देश आज़ाद है, पर हम मानसिक गुलामी से दूर हों, और नशे की गिरफ्त में हम उससे आज़ाद नहीं हैं। आज ये सारा भी बाहर से आया है, हमारे देश में कोई नशा नहीं करता था। क्या ये शहीद नशा करते थे? क्या महाराणा प्रताप और झांसी की रानी, ये सब तो इनसे कोसों दूर थे। तो ये उन लोगों का देश है जहाँ पर श्री रामचंद्र और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ये वो धरा है जब हम अन्न उगा करके खाते थे, तब जो विदेशी आज अमेरिका जैसे देश ऊपर चले गए, तब इनको अन्न और दूसरी चीज में फर्क करना भी नहीं आता था। अमित जी, ये बताएं, एचआरए क्या दबे कुचले या जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनकी भी मदद करता है? जी बिल्कुल, ये उनकी भी मदद करता है। और मैं सच बताऊं आपको,
हमारे HRA में, बल्कि मेरे क्या पूरे देश के HRA में, क्योंकि क्रांतिकारियों का संगठन, इसलिए मेरा नहीं है, पूरे देश का है, क्रांतिकारी पूरे देश के थे। HRA में हमने मुहिम चला रखी, जैसे मेरी शान तिरंगा अभियान बाय कैंपेन HRA, युवा संदेश बाय कैंपेन HRA। तो युवा संदेश जो ये आप देख सकते हैं, इसके तहत जैसा कि चित्र पे लगे हैं, हम पूरे युवा संदेश इसके नाम से लग रहा है, हम स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, IIT में जाके, NIT में जाके बताते हैं कि हमारे देश का कल्चर क्या था, क्या हमें आज करना है, वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, क्या शहीदों की विचारधारा थी, क्या था हमारा देश। तक्षशिला और नालंदा सर्वप्रथम पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियां भी यहीं थी, ये इसमें ही बताया जाता है। मीन्स आप कह सकते हो कि हम दिमागी रूप से जागृत लोगों को करते हैं। हमें जी एक सवाल और, क्या जैसे हम आज़ाद हो चुके हैं तो क्या भेदभाव जो शुरू से चला आ रहा था, जात को लेकर, कास्ट को लेकर या वर्ग को लेकर, वो आज भी खत्म नहीं हो पाया? उसके बारे में कुछ बताएं दो शब्द। जी जी, मैं बताऊं आपको। देखिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, और मैं फिर वहीं जाऊंगा, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी और अशफाक उल्लाह खान जी बिल्कुल एक थाली में खाना खाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी, सब एक थाली में। इनमें भी कोई ब्राह्मण था, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह पंजाबी वर्ग से आते थे, अशफाक जी मुस्लिम वर्ग से आते थे, ठीक है ना, राजेंद्र लाहिड़ी जी बंगाली वर्ग से आते थे। पर जात पात की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इनके मस्तिष्क में देश प्रथम था, राष्ट्र प्रथम था। और जब हम राष्ट्र प्रथम रखते हैं ना, तो ये जात पात ये सब नीचे आ जाता है, क्योंकि जिसके लिए देश प्रथम है उसके लिए जात प्रथम हो ही नहीं सकती, वो ये बात ही नहीं करेगा। अब मैं भी हूँ क्योंकि मैं इनके वंश से आता हूँ और मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं वहां पर या उस चीज को हटा देता हूं जहां पर देश की बात आती है। अभी मैं जल्दी में पानीपत की मुस्लिम बस्ती में गया, तो वहां के जो मुस्लिम वर्ग थे वो ये कह रहे थे कि हमको लड़ाया जाता है, हमको पीड़ा होती है, यहाँ पर हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मिलकर रह रहे हैं, लेकिन हमको नेता लड़ाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो भारतवर्ष है, पूरे विश्व में आप कहीं भी घूमें, कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर इतने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इतने सारे लोग और इतनी संस्कृति के लोग एक साथ रहते हो। और यही हमारा, जो आपने बात की जात पात की, यही हमारा गर्व है। यही दूसरे देश देख करके हमारे और मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहां पर इतने तबके के लोग एक साथ रह रहे हैं, मिली जुली संस्कृति है। हम लोग मिला जुला, आप देखो ना, जब हमारी थाली में अगर एक ही अन्न हम रोज खाएंगे तो सारे विटामिन हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए मिली जुली संस्कृति और मिला जुला खाना यदि हो तो हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जात पात का भेदभाव, जब हमें राष्ट्र की हम बात करें तो हमें इसको बिल्कुल भी हटा देना चाहिए। और मैं तो मानता हूं एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि देश प्रथम। लोग कहते हैं राजनीति का क्या सिद्धांत होना चाहिए? राजनीति का सिद्धांत अगर ये रख दिया जाए कि हमारे लिए देश प्रथम है, अगर वो हर पॉलिटिकल मान ले तो हमारे देश की राजनीति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आज सलीम जी आए अम्बेडकर नगर से, समाज सेवक भी हैं, आपकी संस्था से जुड़ भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, शैलेंद्र जी मेरे पास आए हैं और बहुत युवा हैं, बहुत तेजस्वी ओजस्वी इनके विचार भी हैं, मुझे पता है। मैंने इनको बोला है, वैसे तो ये खुद ही इस बारे में तत्पर है, मैंने इनको बोला है कि आप भी HRA में जुड़ें और न भी जुड़ें, पर देश के लिए कुछ करें जरूर, और ये करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं ऐसा मानता हूँ ये करेंगे। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो हमारी क्रांति की लहर हल्का सा मुझे लगता है कहीं दब गई थी, क्योंकि मैं बताऊं आपको, सारे क्रांतिकारी लगभग अशफाक उल्लाह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सारे उत्तर प्रदेश से ही थे।